बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा CVS पैथोलॉजी के अंदर वो होगा कार्डियोमायोपैथीज़। तो हम इसके अंदर कार्डियोमायोपैथी के अंदर इसकी कुछ डिज़ीज़ आ जाती है और इसके आगे फिर हम स्टेप वाइज डिज़ीज़ को देखेंगे। कार्डियो का मतलब यूज़ होता है हार्ट के लिए। मायो का वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है मसल्स के लिए। पैथी का वर्ड यूज़ होता है डिज़ीज़ के लिए। तो इससे हमें ये पता चला कि कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट के मसल्स की मायोकार्डियम लेयर की डिज़ीज़ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर कोई पैथोलॉजी आ जाए, डिज़ीज़ आ जाए, तो उस कंडीशन को हम कार्डियोमायोपैथी कहते होते हैं। नॉर्मली हम डायग्राम देखते हैं। ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ़्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये मिट्रल वाल्व होता है, ये एओर्टिक वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान पल्मोनिक वाल्व होता है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नॉर्मली एक डायग्राम बनाई है। वैसे हार्ट की डायग्राम ऐसी नहीं होती, सिंपल सी डायग्राम बनाई है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये देखें, हम कार्डियोमायोपैथी की बात कर रहे हैं तो हमें हार्ट की डायग्राम का पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि पैथोलॉजी आई है तो किस वजह से आई और क्या काज बन रहा है। नॉर्मली हार्ट के जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व होता है वो पल्मोनिक वाल्व होता है। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है वो मिट्रल वाल्व होता है। उसके बाद जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हेड और नेक से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम में आता है और हमारे लोअर पेरिफेरल एरिया से जितना भी ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता होता है।
यहाँ पे दो वेन्स जुगुलर वेन्स भी ड्रेन करती होती है। वो सुपीरियर वेना केवा के अंदर एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है और एक इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। तो हम इनको जुगुलर वेन्स का नाम ही दे देते हैं, जुगुलर वेन्स पल्स भी इसको कहते होते हैं। वो तो मैंने ड्रा नहीं की, मगर यहाँ पे दो होती हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वही ड्रा करेंगे इधर। जब राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है तो उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता होता है। जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता होता है। जब राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जब राइट एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो जाएगी तो राइट एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होंगी और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये ओपन हो जाता है। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो राइट एट्रियम से ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाती है तो नॉर्मली ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये ओपन बंद हो जाता है। सॉरी, जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड की फीलिंग होगी तो इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसके बाद फिर ये जो पल्मोनिक वाल्व होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, ये ओपन हो जाता है। ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक होती है, याद रखिए। पल्मोनरी ट्रंक फिर आगे दो आर्टरी में डिवाइड होती है। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि राइट लंग के पास ब्लड लेके जाती है और एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि लेफ़्ट लंग के पास ब्लड को लेके जाती होती है। तो जब लंग्स के पास ब्लड जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनिक वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में जाता होता है। पल्मोनिक वेन्स हमने यहाँ पे दो ड्रा की मगर ये चार होती है। उसके बाद हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती है जो कि हमने कहा है। हम देख लेते कौन कौन सी होती हैं। हार्ट की आउटर लेयर जो होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते होते हैं। हार्ट की मिडल जो लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते होते हैं। इनर लेयर जो होती है उसको एंडोकार्डियम हम कहते होते हैं। अगर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते होते हैं और वो हमने काफ़ी डिटेल के अंदर टॉपिक पढ़ा था और वो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। उसके बाद अगर मायोकार्डियम के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो हम उसको कुछ देखते होते हैं, उसके हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते होते हैं। तो हमारा जो आज का ताल्लुक़ है वो टॉपिक का वो इसके रिलेटेड ही सारी वीडियो होगी मायोकार्डियम के रिलेटेड, कार्डियोमायोपैथी के अंदर। अगर एंडोकार्डियम की डैमेजिंग हो जाती, इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको एंडोकार्डाइटिस कहते होते हैं। ये हार्ट की अपर लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको पेरिकार्डियम भी कहते हैं और इसको एपिकार्डियम भी कहते होते हैं, याद रखना। ये मिडल लेयर होती है जिसको हम मायोकार्डियम कहते होते हैं और ये इनर लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते होते हैं। ये इनर लेयर जो होती है ये इसको हम एंडोकार्डियम कहते होते हैं जो कि वाल्व को लाइन कर रही होती है इनसाइड। अब हमने बात क्या की थी शुरू में कि अगर हार्ट के मायोकार्डियम लेयर के अंदर कोई पैथोलॉजी आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो उसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते होते हैं। कार्डियोमायोपैथी की आगे 3 टाइप्स होती है। हम वो टाइप्स देखते हैं अब इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सी से कार्डियो और एम से मायोपैथी। फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं।
एक पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है और एक को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसको टैकोट सोबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को। उसके बाद जो दूसरी टाइप्स आ जाती है उसको हम कहते होते हैं हुक्म। हुक्म क्या है? हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये दूसरी टाइप्स होती है कार्डियोमायोपैथी की। उसके बाद जो तीसरी होती है उसको हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। यहाँ तक तो हमने बात कर ली, हार्ट की लेयर की बात की, उसके बाद कार्डियोमायोपैथी की बात की, उसके बाद हमने देखा कि कार्डियोमायोपैथी के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती है। अब हम देखेंगे एक एक को डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, मगर आज हमने जो पढ़ना है वो होगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगा। इसको DCMP कहते हैं सिंपली। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स होती है, मायोकार्डियम लेयर्स होती है, वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर जाती है, वो स्ट्रेच कर जाती है, वो अपने सिस्टोलिक फेज से स्ट्रेच कर जाती है, डायलेट कर जाती है। उसकी सिस्टोलिक एक्टिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब ये स्ट्रेच करेगी, डायलेट करेगी तो इसका एरिया बढ़ेगा, और इसका एरिया बढ़ेगा तो इसका सिस्टोलिक जो है वो डिसफंक्शन हो जाता होता है। तो इस कंडीशन को हम जो कहते होते हैं वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते होते हैं। नॉर्मली तो ये होता है ना कि हमारे नॉर्मली जब राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया के अंदर ब्लड फीलिंग हो रही होती है तो नॉर्मली हमारे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर नॉर्मली डायासिस्टोलिक फेज़ में होती है, ये रिलैक्सेशन फॉर्म में होती है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब फीलिंग होगी तो ये डायासिस्टोलिक फेज़ में होंगे, और राइट वेंट्रिकल में भी जब फीलिंग होगी राइट एट्रियम से तो ये डायासिस्टोलिक फेज़ में होती है, रिलैक्सेशन की फॉर्म में होती है। तो ये नॉर्मली जितने रिलैक्सेशन की फॉर्म में होंगे उतना ज़्यादा इनके अंदर ब्लड फीलिंग होगी और उतनी ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन किसे कहते होते हैं। ये तो आपको पता चल गया इसकी डेफिनेशन का कि इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी द मायोकार्डियम लेयर इज़ डायलेटेड बियॉन्ड द लिमिट्स, दैट इज़ कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब हम देखते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन वो पावर होती है जो हार्ट एक सिस्टोल के अंदर अपना ब्लड एओर्टा में इजेक्ट करता होता है, और उस इजेक्ट किए हुए ब्लड की वैल्यू को हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते होते हैं। नॉर्मली जब ब्लड वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्सेशन की फॉर्म में होंगे नॉर्मली टाइम में, और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग होंगी तो इनके अंदर से इजेक्शन फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। ये तो नॉर्मली फिनोमेना होता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की मोस्ट कॉमन टाइप है। 90% केसेस जो होते हैं आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के हॉस्पिटल के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर आपके पास 100 पेशेंट कार्डियोमायोपैथी का हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उनमें से 90% जो पेशेंट होंगे वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के होंगे। ये मोस्ट कॉमन टाइप है कार्डियोमायोपैथी की। C से कार्डियो और M से मायोपैथी। और 90% जो आपको केसेस देखने को मिलेंगे कार्डियोमायोपैथी के अंदर वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट की मायोकार्डियम, ये जो लेयर होती है हार्ट की, इसके अंदर ये मायोकार्डियम लेयर जो होती है ये डायलेट कर जाती है, अपनी स्ट्रेच कर जाती है, और बियॉन्ड द लिमिट जब ये डायलेट करेगी तो इसका एरिया बढ़ेगा। स्पेशली ये वेंट्रिकल की मसल्स जो होते हैं वो डायलेट कर जाते होते हैं। तो जब ये डायलेट करेंगे तो इनका ये एरिया बढ़ेगा, हार्ट का एरिया बढ़ेगा नॉर्मली। जब एरिया बढ़ेगा तो हाइपरट्रोफी होगी। हम इंक्रीज़ इन साइज़ को क्या कहते होते हैं? हाइपरट्रोफी। किसी चीज़ के साइज़ के बढ़ने को हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो ये एरिया आउटसाइड को बढ़ रहा है।
तो इसलिए हम इसको कहते होते हैं कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हार्ट के वेंट्रिकल्स की जो हाइपरट्रोफी होती है वो एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी होती है। अब देखें, जब हाइपरट्रोफी हुई है, इसका एरिया बढ़ा है और इसके मसल जो है वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर गए हैं। जब वो डायलेट कर गया तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी, सॉरी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही नहीं कर रहे मसल्स, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आ रही, वो सिस्टोलिक फेज़ में ही कम आ रहे हैं, तो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता जाएगा, मगर आगे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही नहीं है, उसका एरिया भरा भरा है। तो उसके अंदर से जब ब्लड बाहर इजेक्ट नहीं होगा तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा इसके अंदर इंक्रीज़ हमें मिलता होता है। जब ब्लड ही बाहर इजेक्ट नहीं होगा, ब्लड का वॉल्यूम अंदर बढ़ता जाएगा, तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ मिलेगा। उसके बाद जब जब उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं हो रही, वो सिस्टोलिक फेज़ में नहीं आ रहे, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शंस मिलता होता है। एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज, साथ में सिस्टोलिक डिसफंक्शन। साथ में सिस्टोलिक डिसफंक्शंस मिलता होता है। तो ये तो थी नॉर्मल। जब ब्लड आगे, जब इसका एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं हो रही तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ब्लड को बाहर इजेक्ट करेगा ना। तो जब इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगी, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगी। कार्डियक आउटपुट उसको कहते होते हैं जिसके अंदर हार्ट पर मिनट में ब्लड बाहर इजेक्ट करता होता है। नॉर्मली हमारा हार्ट जो होता है वो पर मिनट में 5 लीटर ब्लड को एओर्टा में इजेक्ट करता है, जो कि एओर्टा फिर पूरी बॉडी को देता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, जितनी जितनी उनकी डिमांड्स होती है उनके मुताबिक। तो जब इसके अंदर डायलेशन हुई पड़ी है वेंट्रिकल्स की, तो इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ है एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ है, इजेक्शन फ्रैक्शन उनकी क्या होगी, तो उसके बाद फिर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगी। तो ब्लड जो है वो नॉर्मल जितना बॉडी को चाहिए होता उतना एओर्टा में नहीं जाएगा, तो पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब एओर्टा के अंदर ब्लड नहीं जाएगा तो बॉडी को ब्लड कंप्लीट नहीं मिलेगा। ऑर्गन्स की डिमांड के मुताबिक हमें पता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज होती है, ऑक्सीजन्स होती है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को पर मिनट इनफ ऑक्सीजन्स उनकी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होती है, और ग्लूकोज भी चाहिए होती है। जब ये नहीं मिलेंगी तो पेशेंट के अंदर डिजीनेस, फटीक, मसल्स टायर्डनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कार्डियोमायोपैथी के काज कौन कौन से होते हैं जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं। वो कहता है कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका हम जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनका डायग्नोज बनाते हैं, तो उनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के वो पेशेंट होते हैं, मगर उनका एग्जैक्ट काज जो है वो हमें नहीं मिलता। और एग्जैक्ट काज अगर ना फाउंड हो तो उसको हम कहते होते हैं इडियोपैथिक। तो एक तरह से इसका जो फर्स्ट काज है वो इडियोपैथिक है, और दूसरा जो इसका काज आ जाता है वो उसके अंदर आ जाता है फैमिलियर हिस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फादर या मदर में से किसी में से भी एक डिफेक्टिव कॉपी आ जाती है और वो टीटीएन जीन की म्यूटेशन करवा देती है। टीटीएन जीन ऐसा जीन्स होता है जो कि सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटन की फॉर्मेशंस करवाता है। सार्कोमेरिक प्रोटीन्स की जब फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जब टीटीएन जीन की म्यूटेशन होगी तो ये हार्ट के मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ये हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में रोल प्ले कर रही होती है। तो जब उसकी म्यूटेशन आएगी तो ये भी कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है।
एक तरह से ये फैमिलियर हिस्ट्री भी होती है। फॉर एग्जांपल मदर से डिफेक्टिव कॉपी आ गई, फॉर एग्जांपल अगर फादर से डिफेक्टिव कॉपी आ गई और वो आके TTN जीन की म्यूटेशन करवा दे तो इस तरह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। उसके बाद सम ड्रग आ जाती है जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। अब ड्रग्स के अंदर क्या आ जाता है, अल्कोहल अब्यूज़ आ जाते हैं। अगर कोई क्रोनिकली अल्कोहल का यूज़ करता है तो हमें पता है कि अल्कोहल जो है ये हार्ट के मसल्स को वीक करती है। जब हार्ट के मसल्स को ये वीक करेगी, डैमेज करेंगी तो इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो ये डायलेट कर जाएंगे। जब डायलेट करेंगे तो ये प्रॉपर ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस तरह अगर कोई क्रोनिकली अल्कोहल का यूज़ करता है तो उससे भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा क्रोनिकली अल्कोहल का यूज़ कर रहा है और उससे उसके हार्ट के मसल्स जो है वो डैमेज हो गए, वीक हो गए। और अगर हाइपरटेंशन हो जाती है, सडनली हाइपरटेंशन अगर किसी बंदे को हो जाती है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी इंक्रीज़ होता है। हाइपरटेंशन में बीपी, हाइपरटेंशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हार्ट जो है वो एओर्टा में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जब एओर्टा में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हार्ट को ब्लड बाहर वेंट्रिकल से एओर्टा में इजेक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऊपर से इसके मसल्स जो है वो वीक है और ऊपर से हाइपरटेंशन हुई पड़ी है तो जो वेंट्रिकल्स होंगे वो डायलेट और मज़ीद और कर जाएंगे। तो इस तरह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। उसके बाद वेट बेरी बेरी, अगर किसी बंदे को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे ये डिज़ीज़ पैदा होती है वेट बेरी बेरी। विटामिन B1 को हम थायामीन भी कहते होते हैं। अगर किसी को थायामीन की डेफिशिएंसी है तो वेट बेरी बेरी हो सकती है और वेट बेरी बेरी भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद जो इसका 5 काज आ जाता है वो आ जाता है कोकेन यूज़। अगर कोई कोकेन का यूज़ करता है क्रोनिकली, अगर कोई कोकेन का क्रोनिकली यूज़ करता है तो ये भी हार्ट के मसल्स को डैमेज कर सकती है और ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद जो 6 काज आ जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर क्या आ जाता है, चैगास डिजीज़। चगास डिजीज़ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा एक पैरासाइट्स होता है जो कि चगास डिजीज़ करवाता है। और चगास डिजीज़ जो होती है ये मेनली अमेरिका में पाई जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर ये पैरासाइट्स जो होता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी पैरासाइट्स का नाम होता है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। और ये एनिमल्स के फीसिस में पाया जाता है ज़्यादातर। और मोस्टली ये काज बनती है, हार्ट को ये डैमेज करवा सकती है। उसके बाद ये एसोफेगस को डैमेज करवा सकती है। जब हार्ट को डैमेज करवाएगी तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद कुछ ड्रग्स के अंदर डॉक्सीरोबिसन्स आ जाता है। डॉक्सोरोबिसन डॉक्सोरोबिसन्स एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एंटी कैंसरस डिज़ीज़ है। ये कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज 2। और ये टोपोआइसोमरेज इन टू एंजाइम्स क्या करता है, ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ करवाता है। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ करवाता है। ये वाला एंजाइम्स टोपोआइसोमरेज कैंसर सेल्स की ग्रोथ करवाता है। और डॉक्सोरोबिसन्स क्या करती है, इसको ब्रेक डाउन करती है। जब भी टोपोआइसोमरेज की ब्रेक डाउन होगी तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए ये डॉक्सोरोबिसन्स जो है ये कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। मगर वो कहता है कि अगर कोई क्रोनिकली इसका यूज़ करता है या डॉक्टर्स इसका क्रोनिकली यूज़ करवाते हैं तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है, हार्ट के मसल्स को डैमेज करवा सकती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये अगर डॉक्सोरोबिसन्स का कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस भी करवा सकती है।
तो इससे हमें पता चला कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरी थिंग्स इज़ बैड। अगर किसी चीज़ का हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है, चाहे वो चीज़ हमारे लिए पहले फ़ायदेमंद हो। अब देखें डॉक्सीरोबिसन्स जो कि कैंसरस ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, अगर हम इसका क्रोनिकली यूज़ करेंगे तो ये हमें मज़ीद जो है ये डिज़ीज़ पैदा कर सकती है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जैसा कि कोक्स सैकी बी वायरस आ जाता है, ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है। उसके बाद ये हमारा 8 काज आ गया। लीड टू DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ आ जाती है। अगर किसी को क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर क्रोनरी आर्टरी की डिजीज़ आ जाती है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस आ जाती है, जब क्रोनरी आर्टरी हार्ट को दूसरा तो ब्लड आ रहा, हार्ट आगे सप्लाई तभी करेगा ना जब हार्ट को उसकी ब्लड सप्लाई मिलेगी। जब क्रोनरी आर्टरी के अंदर कोई डिजीज़ आ जाएगी तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इसके मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो इसके मसल्स जो है वो डैमेज होंगे। जब डैमेज होंगे तो वीक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। क्रोनरी आर्टरी डिजीज़। उसके बाद जो 10 नंबर पे काज आ जाता है वो आ जाता है हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस एक ऐसी कंडीशन है, एक्सेस डिपॉजिट आयरन इन बॉडी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक्सेस आयरन की डिपोजिशन हो जाती है बॉडी के अंदर। मेनली ज़्यादातर तो ये लीवर के अंदर होता है, स्किन के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा इसकी डिपोजिशन हो जाती है तो ये हमारे हार्ट को भी डैमेज कर सकता है। अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए हीमोक्रोमाटोसिस कंडीशन को तो ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद आ जाता है टॉक्स उसके बाद आ जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर थायराइड हार्मोन्स फॉर एग्जांपल T3 और T4 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें पता है कि ये बीपी को इंक्रीज़ करवाते हैं। जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा, हाइपरटेंशन होगी, बीपी इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हार्ट के मसल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। अब हम देख लेते हैं कि पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर क्या हमें देखने को मिलते होते हैं। देखिए, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स जो है वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर चुके हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ है एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ है। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ है, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बाहर एओर्टा में कम इजेक्ट होगा। जब ब्लड कम इजेक्ट होगा तो बीपी जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब एओर्टा में कम जाएगा तो बॉडी को कम ब्लड मिलेगा। बीपी, हम जब एओर्टा पे ब्लड का प्रेशर लगता होता है तो जो प्रेशर लगता है उस वैल्यू को हम मेजर करते हैं और जो वो आती होती है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते होते हैं। तो जब वेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे सही तरह से तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसलिए पेशेंट के अंदर बीपी जो है वो डिक्रीज़ होगा। उसके बाद जो दूसरा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर वो होता है डिजीनेस। देखें, जब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड कम जा रहा है तो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा। जब एओर्टा में ब्लड कम जाएगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी।
जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो पेशेंट जो है, पेशेंट के अंदर डिजीनेस, वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद पल्स वीक मिलती है इस पेशेंट की। जब हम पल्स चेक करते होते हैं तो पल्स वीक मिलती है। जब वेंट्रिकल से आगे एओर्टा में ब्लड ही कम जा रहा है, बॉडी को ब्लड कम मिल रहा है, तो पल्स डेफिनेटली बंदे की जो होगी वो वीक में होगी। उसके बाद पेशेंट को फटीग होगी। पेशेंट को चेस्ट पेन होगी। देखिए, जब ये डायलेट किए हुए हैं, एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी हुई पड़ी है, वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो जब ज़्यादा से लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आई जा रहा है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड की एकमुलेशन हुई जा रही है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड की एकमुलेशंस बहुत ज़्यादा होगी। तो जब फ्लूइड की एकमुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो हार्ट के ऊपर बोझ बनेगा एक। तो हार्ट हमारा कहाँ पे होता है? हार्ट हमारा चेस्ट कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, चेस्ट में। तो जब ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड की एकमुलेशन होगी, हैवीनेस होगी हार्ट के ऊपर, तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगी पेशेंट के ऊपर। और अब हम देखते हैं कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन क्या करते होते हैं। ये स्टार लगा ले, जहाँ पे ये आ जाए तो आपने समझ जाना कि ये पेशेंट जो है ना, ये आपका डेफिनेटिव जो है ना आ जाता होता है क्लिनिकल फीचर में, इन्वेस्टिगेशन में। ऑन अस्कल्टेशन S3 हार्ट साउंड। जब डॉक्टर इसकी हार्ट साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है तो डॉक्टर को एस्कुल्टेशन करने पर S3 हार्ट साउंड मिलती है। नॉर्मली हमारे हार्ट की कितनी साउंड होती है? जो नॉर्मली होती है दो होती है, एक लब होती है, एक डब होती है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने से जो होती है वो हार्ट साउंड फर्स्ट होती है। उसके बाद सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने से जो होती है वो हार्ट साउंड टू प्रोड्यूस होती है। और हमने कहा था कि समटाइम्स जो होती है वो S3 जो है कि फिजियोलॉजिकली होती है और समटाइम्स जो होती है वो पैथोलॉजिकली होती है, जबकि S4 जो होती है वो ऑलवेज पैथोलॉजिकली होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकली S3 जो होती है, फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर ये फिजियोलॉजिकली होती है क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर भी ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी को ब्लड की डिमांड ज़्यादा होगी, तो हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा इजेक्ट करेगा ताकि बॉडी ऑर्गन्स को उनकी डिमांड के मुताबिक मिल सके। तो इस वजह से S3 हार्ट साउंड समटाइम फिजियोलॉजिकली होती है और समटाइम ये पैथोलॉजिकली होती है। अब देखें, जब वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट कर चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो इसके अंदर जो है वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जब इसके अंदर ब्लड जो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ये जो है ये आगे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही, तो वो एबनॉर्मल साउंड होगी। जब ये स्पीड से लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आएगा तो एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहते होते हैं S3 हार्ट साउंड। उसके बाद सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। हमें पता है कि जब वेंट्रिकल्स ही डायलेट कर गया, वो अपने सिस्टोलिक फेज़ में नहीं आ रहे, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा इस बंदे में। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। उसके बाद जो पेशेंट के अंदर एक्सरे करवाने पर डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो है एक्सरे। एक्सरे पे हमें क्या मिलता है? एक्सरे पे हमें हार्ट जो मिलता है वो बलून शेप मिलता है। अब देखें, जब हम किसी गुब्बारे के अंदर कोई हवा भर लेते हैं तो गुब्बारे का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो हवा गुब्बारा जो है वो बाहर को इंक्रीज़ होता है साइज़। इसी तरह जब इसके अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती रहेगी, फ्लूइड लेफ़्ट एट्रियम से आता जाएगा, मगर आगे वेंट्रिकल जो है वो डायलेट कर चुके हैं, तो वेंट्रिकल से ब्लड जब बाहर इजेक्ट नहीं होगा तो इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसको हम एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो जब ये हाइपरट्रोफी जब एक्सरे के ऊपर देखेंगे तो ये हमें बलून शेप मिलेगी, उभरा हुआ सा हार्ट मिलेगा। उसके बाद हमें ईसीजी क्या बताती होती है? ईसीजी हमें डायलेटेड
हार्ट का बताती होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर मरमर कौन सा देखने को मिलता है, वो होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शंस मरमर हमें देखने को मिलता होता है। सिस्टोलिक रीगर्जिटेशन हमें मरमर मिलता देखने को। फिर डायग्राम को देखना पड़ेगा हमें। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता जा रहा है और वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को बाहर एजेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी डायलेशन हुई पड़ी है, तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होगा तो वो ब्लड एक तरह से फोर्स लगाएगा अंदर। जब फोर्स लगाएगा तो वो मिट्रल वाल्व को जो है वो कोई ओपन कर सकता है। जब मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा इस प्रेशर की फोर्स की वजह से, तो ब्लड रीगर्जिटेट करके लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है। तो ये किस वजह से हुआ, ये सिस्टोलिक रीगर्जिटेशन, क्योंकि इसके अंदर इसकी सिस्टोलिक एक्टिविटी जो है वो डैमेज हो गई है, तो इस वजह से ये ब्लड जो है रीगर्जिटेट करा किया, तो इसलिए हम इसे कहते होते हैं सिस्टोलिक रीगर्जिटेशन मरमर। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट जो होगा इसका वो होगा अंडरलाइन काज। हम इस पेशेंट के अंदर बाहर से फ्लूइड इनटेक डिक्रीज़ करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है पहले ही इस बंदे के अंदर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुई पड़ी है, और अगर हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं तो ये बहुत वो सवेरिटी की तरफ चांसेस जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सोडियम की डिक्रीज़ करवाते हैं, सोडियम डिक्रीज़ इनटेक करवाते हैं। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम जो होता है, इसका हमें पता है कि सोडियम जो होता है वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, बीपी को इंक्रीज़ करता है। जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और हमें पता है कि हार्ट के अंदर तो पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड की अकोमुलेशन हुई पड़ी है, तो इसलिए हम सोडियम का इंटेक भी डिक्रीज़ करवाते होते हैं। उसके बाद हम डाइजोक्सिन ड्रग्स का यूज़ करवाते हैं इस बंदे के अंदर। डाइजोक्सिन को हॉस्पिटल के अंदर डिजिटेलिस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, पेशेंट के अंदर हम करवाते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेशंस। इसको आईसीडी कहते होते हैं सिंपली। इम्प्लांटेबल्स ये एक बैटरी होती है स्मॉल, जिसको हम हार्ट के अंदर हार्ट के साथ सब क्लेवियन वेंस के साथ कनेक्ट कर देते होते हैं अंडर द स्किन, और ये हार्ट की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नोट करती रहती है, हार्ट के एबनॉर्मल रिदम को नोट करती होती है। और अगर ये तो था अंडरलाइन काज। इसके बाद हम देते होते हैं लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक ऐसी ड्रग होती है जो कि एक्सेस फ्लूइड की अकोमुलेशन को ये एक्सक्रीट करती है। हमें पता है कि हार्ट के अंदर जो है वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड की अकोमुलेशन हुई पड़ी है, तो हम लूप डायूरेटिक देंगे कि उसकी मदद से फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट हो सके, उसका लेवल कम हो सके। जब फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा तो वेंट्रिकल खुद ब खुद अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो उसके बाद ये था अंडरलाइन काज, जो ये काज होगा उसके मुताबिक हम ये ड्रग देंगे। अगर बहुत ज़्यादा कार्डियोमायोपैथी के अंदर हार्ट के मसल्स डायलेट कर जाते हैं, तो उसका जो जिनके बाद में सिस्टोलिक फेज़ में आने के कॉन्ट्रैक्टिलिटी में आने के चांसेस ना हों, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल होता है, वो होता है हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती होती है तो उसके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर क्या करते हैं कि उस बंदे का हार्ट जो है वो निकाल लेते हैं, और अगर फिर किसी को चाहिए हो तो उसको ट्रांसप्लांट कर देते होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इसकी टाइप्स की, पेरीपार्टम।
पेरी का मतलब होता है बिफोर, पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी, कार्डियो हार्ट, मायो मसल्स पैथी डिजीज़ है। पेरीपार्टम ऐसी डिजीज़ है जो कि बिफोर डिलीवरी या बिफोर प्रेगनेंसी होती है इन इंट्रायूट्रस लाइफ। अब क्या होता है इंट्रा यूटिराइन लाइफ। अब क्या होता है देखें, हमें पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे को जो है वो ब्लड कम चाहिए होता है, ब्लड, क्योंकि उसके ऑर्गन्स की मैचुरेशन नहीं होती। अगर हम बात करें लास्ट ट्राइमेस्टर की, थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो उसके अंदर बच्चे के फीटस के ऑर्गन्स की जो है वो मैचुरेशन हो चुकी होती है ऑर्गन्स की। जब उसके ऑर्गन्स की मैचुरेशन हो चुकी होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए होता। तो हमें पता है कि मदर के अंदर जो है, मदर ने अपनी बॉडी को भी ब्लड देना और बच्चे को भी देना ब्लड। तो उसके अंदर उसके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जब इंक्रीज़ होगी तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने आगे बच्चे को भी, फीटस को भी ब्लड देना, आगे अपनी बॉडी को भी देना। तो इस तरह से कहते हैं कि एक वक्त आता है कि जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बायस जो है वो मसल जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। तो इस तरह ये कार्डियोमायोपैथी जो है वो पेरीपार्टम भी हो सकती है, मगर इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता, मगर डॉक्टर ये कंसीडर करते हैं। उसके बाद आ जाती थी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ये क्या कंडीशन है, अब देखें, अगर कोई बंदा जो है वो स्ट्रेस लेता है और या फिर सदमे में चला जाता है, तो हमें पता है कि उस बंदे के अंदर फिर सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, हार्ट की एक्टिविटी जो होती है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा और इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो हार्ट के मसल जो है वो डायलेट कर सकते हैं और ये इस तरह भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है और इस कंडीशन को हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते होते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है वो है टैकोट सोबो कार्डियोमायोपैथी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियोमायोपैथी।